Hello, the curious learner of class 10th. Welcome again to the new video of class 10th history. The chapter 1 we are doing now. This is part 2. Part 1 is already uploaded. Please watch that and start watching this one. Otherwise, you will never understand anything. बच्चों आज आप लोगों से ना एक जरूरी बात करनी है। ये जो वीडियोस आप अपलोड हो रही है ना, इसमें बहुत सारा मेहनत लग रहा है। लाइव क्लासेस होती या आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ाया जाता, इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, बट मेकिंग द वीडियोस एंड व्हाट मेकिंग व्हाट ऑल द चैप्टर प्लानिंग तो वैसे ही हम करते हैं। आपका स्लाइड बनाने के बाद उसको वीडियो बनाने के बाद उसको फिर रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, इट इज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। तो एनीवे हम कर रहे हैं। मैं ऐसा आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैं कर रहा हूँ बोल के बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उतना मेहनत करो। मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि यू पीपल्स आर जस्ट वॉचिंग और डूइंग। हैं 10-15 बच्चे हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है कि कोई कर रहा है क्या, क्योंकि वर्क्स अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो एनीवे आप लोग थोड़ा सीरियस लीजिए इस चीज को और कीजिए, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 10th का बोर्ड आ रहा है प्लस ATSC भी आ जाएगी। तो आपको इसके चलते ना जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उसको आप कंप्लीट करते रहिए। चलिए आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्ट 2, उसमें जो टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर चुके थे। जो इमेज थी आपकी किताब में, वो image we have already done in the part 1, and part 2 we are going to discuss about what the French Revolution and the ideas of nations. What is that? The French Revolution and the ideas of nations. अभी आज देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर हमने क्लास 9th में पढ़ा था उसको थोड़ा आज हम रिकॉल करेंगे। याद है आप लोगों को? नहीं सर बहुत दिन हो गया, 1 साल करीब हो गया, एग्जाम भी दे दिए और 9th का हमको कहाँ पता है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था बाहुबली पार्ट 1 एंड दिस इज बाहुबली पार्ट 2, आज ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाहुबली पार्ट 2 कैसे है। चलिए एक बार इस चैप्टर को टॉपिक को शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। अभी देखना जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था 1774 से हम शुरू किए थे और ऑलमोस्ट 1794 तक का हमारा जर्नी था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। हम बोले तो उसमें क्या था, 1774 में जो उसके राजा थे लुइस 16 जो बहुत सारे प्रॉब्लम थी, अपने राज्य को सही से चला नहीं पा रहे थे, ट्रेजरी एम्प्टी थी। और 1789 में ही हैज कॉल्ड अ मीटिंग, असेंबली मीटिंग, और वहां की जो सोसाइटी थी वो किस तरीके से डिवाइड थी वो आप लोगों को अच्छे से पता है, राइट। नोबेलिटी, क्लर्जी एंड द थर्ड स्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में कैसे ये डिवाइडेड था वो सब आपको पता है। 1789 में जब मीटिंग बुलाई गई वहां से शुरू होती है क्या, एब्सोल्यूट मोनार्क को खत्म करने के लिए जो मीटिंग थी वहां पे जस्ट टैक्सेस इंक्रीज करने की बात की गई थी। जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो नहीं माने थे। इसके बाद क्या हुआ था, फ्रांस में क्या हो गया था, रेवोल्यूशन हो गया था और उन लोगों ने ओवरथ्रोन कर दिया था, किसको ओवरथ्रोन कर दिया था, लुइस डायनास्टी को, जिसको हम बोलते थे क्या, बर्बन डायनास्टी। उस समय उसको क्या बोला जाता था, बर्बन डायनास्टी। उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था। ओवरथ्रोन करने के बाद क्या आ गया था, वहां पे शुरू हो गया था क्या, नेशनल असेंबली बनाया गया। और नेशनल असेंबली में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एक बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब आप समझ सकते हो कि राजा को तो उतना क्या दिया गया, पावर दिया गया था, राजा को पावर दिया गया था। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। एनीवे उसके साथ फिर धोखा हुआ, फिर हमारा जोकोबिन क्लब फॉर्म होता है। जोकोबिन क्लब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे आते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे भी बहुत अपनी ही चीजों को व्हाट डेवलप करते हैं, ना कि वो अपना दैट मीन्स देश की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद क्या, वहां पे एक गवर्नमेंट फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्या,
फाइनली जो डायरेक्टरी रूल जो बोलते हैं, जब जोकोबियन क्लब के जो मैक्सिमम रोबस्पिरे का अंत होता है उसके बाद आता है डायरेक्टरी रूल्स। डायरेक्टरी रूल्स मतलब जोकोबियन क्लब में सॉरी जब मैक्सिमम रोबस्पिरे के अंडर में गवर्नमेंट था उस समय मैक्सिमम रोबस्पिरे चीफ था, मगर डायरेक्टरी रूल्स में हमने देखा था कि वहां पे क्या होता है, 5 लोगों की टीम बनती है और 5 लोग एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर बनते हैं, अपॉइंटेड होते हैं और वो चलाते हैं गवर्नमेंट को। बात समझ रहे हो? तो यहाँ बात आती है कि ये जो डायरेक्टरी गवर्नमेंट वहां बन गई थी, बनने के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या सब चेंजेस आए थे उसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। अभी यहाँ देखते हैं कि जैसे फ्रांस बनने के बाद फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आया था। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in the place and it formulated uniform laws for all citizens with its territory। वहां पे क्या हुआ था, एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ले लिया गया था, इसके सामने हर कोई इक्वल है, दैट मीन्स लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर एडॉप्टेड। फ्रांस में क्या हुआ, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मेजर्स एडॉप्टेड हुआ। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए फ्रांस के अंदर ही जो कस्टम ड्यूटीज लगते थे वो सब एबोलिश कर दी गई। मतलब ये सब चेंजेस आई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। उसके बाद क्या हुआ, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल। इन लोगों ने अपना एक कॉमन लैंग्वेज बना लिया, उसको नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, उसको क्या बोला गया, फ्रेंच लैंग्वेज। उसके बाद फ्रॉम वेरी बिगिनिंग क्या हुआ, फ्रेंच revolutionary introduced various measures and practice that could creates a sense of collective identity among the French peoples। तो ये क्या था, law parties, the fatherland, the citizens, emphasize the nation of united community enjoying equal right under the constitutions। मतलब बहुत सारे collective बिलोंगिंग यहाँ पे लाए गए थे, जिसके चलते एक नेशन स्टेट में हमने पढ़ा था। एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब उसके अंदर रहने वाले, नेशन स्टेट का मतलब वेयर पीपल्स आर शेयरिंग कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन व्हाट वी से एवरीथिंग। जैसे इंडिया को मान लो, इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, जब कंट्री एक देश को बिलोंग करने लगे या हम सब बोले इंडियंस हैं, एक आइडेंटिटी एक हो जाती है, उस समय बोलते हैं उसको नेशन स्टेट। आज हमारे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं मैक्सिमम स्टेट क्या है, नेशन स्टेट बन चुके हैं। मगर उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वो नेशन स्टेट बने नहीं थे, क्योंकि वो छोटे छोटे टेरिटरी में बटे हुए थे और एक ही टेरिटरी के अंदर वेरियस लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहा करते थे। दैट इज व्हाई दैट वाज नॉट ए नेशन स्टेट। तो इसके बाद जो चेंजेस यहाँ फ्रांस में आई, फ्रांस में चेंजेस आने के बाद कहाँ गया, फ्रांस वाले क्या किए, अपने अंदर क्यों रखेंगे, वो पूरे यूरोप में ढिंडोरा पीटने लग गए कि दैट वॉच इस ये टाइप का जो डेमोक्रेटिक है वो सबको चाहिए। इस टाइप के डेमोक्रेटिक के लिए सब अपने पीछे पीछे पड़ गए। उसके बाद देयर एक्टिविटी कैंपेनिंग प्रिपेयर्ड द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज व्हिच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटालियन 1790s। धीरे धीरे इसकी जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थी ये सब इसके स्प्रेड होने लगी यूरोप में, राइट। With the outbreak of Revolutionary War, the French armies began to carry in ideas of nationalism abroad। ये जो फ्रेंच आर्मी उस समय बनी थी, ये सब ये फ्रेंच आइडियाज को क्या कर रही थी, अब्रॉड तक ले जा रहे थे, दूसरे दूसरे कंट्री में इसको फैला रहे थे। इसको थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट में देख लेते हैं कैसा ये बना है। देख लो इसमें क्या क्या चेंजेस आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्क टू कॉमन पीपल, ब्रॉट ए न्यू फ्लैग, फ्रांस का एक न्यू फ्लैग आ गया था। फ्रेंच बिकेम नेशनल लैंग्वेज बन गया था। न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, नेशनल एंथम इनका बना था जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था। उसके बाद स्टेट जनरल्स इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल्स एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल्स क्या हुए, कॉमन पीपल, मतलब उस समय जो वोट देने के अधिकार सिर्फ 2 ही स्टेट को थे, अभी सभी हर कोई वोट दे सकता है और इलेक्ट कर सकता है।
इंटरनल कस्टम ड्यूटीज पर एवोल्यूस्ड एंड नेशनलिज्म आइडियाज टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज, जो हमने यहाँ पढ़ा। अभी देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है ना, ये सब आपका क्या है, नोट्स बनाने का है, और ये कॉमन में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड में दिखाया हूँ। बात समझ लो, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आया। अब ये चीज बताओ, यूरोप में जो बाकी जगह में राजा थे, मोनार्क रूलर थे, वो इससे खुश होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। वो बोल रहे होंगे कि फ्रांस अपना डेमोक्रेटिक बन गया और ये भी पूरा ढिंडोरा पीट रहे पूरे यूरोप में, क्या बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए, और पूरे जितने राजा मोनार्क रूलर थे वो सब इसके पीछे पड़ गए थे कि ये गलत हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी फ्रांस के लोग ना जबरदस्त डांस कर रहे हैं क्योंकि इनका डेमोक्रेटिक बन गया, सब कुछ सही चल रहा है। बात समझ लो। अभी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। 1793-94 रीन ऑफ टेरर के बाद जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का डेथ होता है, उसके बाद की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है। भाई चच्चा नेपोलियन आ गए। कौन आ गए? चच्चा नेपोलियन आ गए। 1799 में हमारे चच्चा नेपोलियन कहाँ, फ्रांस में अटैक कर दिए थे। क्या कर दिए थे? फ्रांस में अटैक कर दिए थे, क्योंकि बोले भाई फ्रांस पीपल आप तो बहुत ज्यादा उछल रहे हो, ये उछलोगे तो कैसे होगा। नेपोलियन बोले नहीं, ये फ्रांस को मेरे अंडर में आना है। फ्रांस को क्या, मेरे अंडर में आना है। तो फ्रांस को अपने अंडर में लाने के लिए फ्रांस के ऊपर अटैक शुरू कर दिए थे। तो ये अटैक कैसे हुआ, क्यों हुआ, फ्रांस नेपोलियन बोनापार्ट अटैक कैसे कर पाया, कुछ तो कारण होगी, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर द फॉल ऑफ जोकोबिन्स द वेल्थियर मिडिल क्लास सेव्ड पावर। मतलब मैंने जैसे बताया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बाद वेल्थियर जो मिडिल क्लास थे उन लोगों ने पावर में आए, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट इन नॉन प्रॉपर्टीज मैन। अब हम समझना 1794 की बात में कर रहा हूं आप लोगों से। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, नॉन प्रॉपर्टी मैन को वोटिंग राइट मिला। इट प्रोवाइड टू elected legislative council which appointed directors and executives made up of 5 members। मतलब जो डायरेक्टरी रूल्स वाली बात जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में की थी, वही सिर्फ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको। एग्जीक्यूटिव्स एंड डायरेक्टर बने। इट वाज मेंट एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन सिक्योर एंड हैड हैपेंड अंडर द जोकोबिन। अब ये समझो ये क्यों किया गया कि 5 मेंबर्स अपॉइंट क्यों किया गया। जैसे जोकोबिन हो गया, उससे पहले की कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी थी 1789 के बाद, उसमें क्या हुआ था, उसमें सिंगल हैंडेड वीटो पावर दी गई थी एक आदमी को। ये चीज फिर से ना रिपीट हो, इसीलिए 5 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट कर दिए गए थे। Often directors clashed with the legislative council and were dismissed। अभी आप समझना, जो डायरेक्टर्स यहाँ बनाए गए 5, ये हर वक्त जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, तो मैं आपको थोड़ा ड्राइंग करके बता दे रहा हूँ। समझना उस समय क्या हुआ था, जुडिशियरी एक बना था, एक वीटो पावर बना था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली बना था। आप समझ रहे हो ना। याद करो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने देखा था ऐसा फ्रांस में, राइट। ये जुडिशियरी था, और ये आपका वीटो पावर वाले किंग था, और ये कौन था, ये आपके लेजिस्लेटिव थे। 3 में बना था। ये 3 में क्या हुआ कि हर वक्त जो जब ये 1794 के बाद जब बना था क्या, ये जब डायरेक्टरी रूल बना, डायरेक्टरी रूल बनने के बाद क्या हुआ, इन लोगों के बीच में बचसा होने लगी। दैट मीन्स ये एक दूसरे का सुन नहीं रहे थे। यहाँ पे क्या, अभी ये किंग के जगह क्या कौन आ गया था, 5 मेंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स आ गए थे, और एग्जीक्यूटिव्स भी यहाँ पे अपॉइंटेड हुए थे, और ये दोनों के बीच में बन नहीं रही थी। क्या हो रहा था, ऑफन डायरेक्टर्स क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वेर डिसमिस्ड। ये दोनों के बीच में बन नहीं रहे थे। This political instability paved the way of rise of nationalism। नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो इनके बीच में दरार शुरू हो गया था, यही दरार नेपोलियन को घुसने में आसानी हो गई थी। बात समझ रहे हो, समझना, नहीं तो आप जैसे बोलोगे वैसे हम करवाएंगे, मगर आप ट्राई करो समझने के लिए। In November 1799, a number of members of the directory turned to Napoleon to help them establish some sort of stable government capable and withstanding the recurrent threat of renewed radicalism and revised royalism। अभी ये समझना ये पॉइंट क्या हुआ। ये जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर्स तो अपॉइंट हुए थे, ये लोग नेपोलियन का हेल्प लेना क्यों चालू किए थे, क्योंकि आप समझना ये जो नेपोलियन इतना अच्छा आदमी था उस समय, डेफिनेटली था। इसका जो
क्या बोलते हैं, जो पॉलिसीज थी वो पॉलिसीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये डायरेक्टर्स उसके तरफ गए थे कि हमको थोड़ा हेल्प करो एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए। अभी समझ रहे हो ना, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए उसका क्या, इन लोगों ने हेल्प मांगी, उसने पूरे कंट्री को ही अपने अंडर में ले लिया। कितना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। Though a return to monarch, Napoleon had no doubt disturbed the democracy in France, but in the administrative field, he had incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. Napoleon France को अपने अंडर ले लिया, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और मोर रैशनल करने के लिए इसने बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए हुए थे। वो स्टेप्स क्या क्या लिया हुआ था, एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं। यही हमारे थे नेपोलियन चचा, राइट, जो अटैक करे थे कहाँ, फ्रांस के ऊपर, राइट। तो अभी देखते हैं 1799 में क्या हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस एंड इन 1804 इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड विच यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड। 1804 में क्या हुआ, नेपोलियन जब 1799 में इन लोगों ने हेल्प मांगने के बाद फ्रांस के अंदर आया और फ्रांस को अपने अंडर में ले लिया, और इसने 1804 में क्या लाया, सिविल कोड एक इंट्रोड्यूस किया। वो सिविल कोड को हम नेपोलियनिक कोड भी अभी बोला जाता है। तो ये क्या था, इसकी मेरिट डिमेरिट्स एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड्स आर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नेपोलियनिक कोड आर। नेपोलियनिक कोड का एडवांटेजेस क्या था, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसने क्या किया, सभी को मोनार्क होने के बावजूद, नेपोलियन एक राजा था ना, क्या मोनार्क या डिक्टेटर होने के बावजूद इसके टेरिटरी में बिफोर द लॉ सब इक्वल है। एवोल्यूस्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे क्लर्जी हो गया, नोबैलिटी हो गया, जो था वो सब इनने एवोल्यूस कर दिया। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब तालुका स्तर का कैसे होगा, डिस्ट्रिक्ट कैसे, स्टेट होगा, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव को बहुत सिंप्लीफिकेशन कर दिया था। ग्रांटेड द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, मतलब इससे पहले फ्रेंच के लोग अपना प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। अभी इनने क्या किया भाई, हर कोई प्रॉपर्टी अपना रख सकता है, मतलब प्रॉपर्टी अपना रख सकता है। एबोलिश फ्यूडल सिस्टम, अभी ये फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या, जितने भी पीजेंट्री थे ना, किसी जमींदार के अंडर में, मनी लैंडर के अंडर में काम कर रहे थे, ये सबको एबोलिश कर दिया। किसने, नेपोलियन ने। एलिमिनेटेड द रेस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड इन टाउन्स, अभी गिल्ड क्या है अब अच्छे समझना, जो कस्टम ड्यूटी की हमने बात किया था ना बेटा, वही है गिल्ड सिस्टम। मतलब आप समझो यहाँ पे क्या था, एक मिनट, यहाँ पे क्या था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरे सिटी में आपको सामान ले जाने के लिए टैक्स पे करना होता था। ये जो टैक्स था, जिसको क्या किया नेपोलियन ने, क्रॉस कर दिया, मतलब ये टैक्स आपको लगेगी नहीं। एलिमिनेट द रेस्ट्रिक्शन ऑन गिल्ड इन टाउन। मेड एफर्ट टू इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इसने डेवलप किया। इसीलिए तो डायरेक्टरीज इसके पास भाग गए थे कि हमको हेल्प करो एक से अच्छा सिस्टम बनाने के लिए। आप समझ रहे हो नेपोलियन ने कितने अच्छा था। बट डिसएडवांटेज ये था, नेपोलियन चाहता था कि पूरा यूरोप मेरे अंडर में आए, पूरा यूरोप का राजा मैं ही बनूं। इसका जो था, जितने अपोजिशन आप समझ रहे हो, इसके जो अच्छाई देख के ब्रिटेन, रशिया जैसे कंट्रीज जल रहे थे, मतलब आग बबूला हो रहे थे कि इसको कैसे मार डालें, ये हीरो कहां से घुस गया। विलियन सब वेट कर रहे थे कि इसको कैसे मार डालें। So, but this initial enthusiasm soon turned into hostility and opposition when it became visible that the new administrative arrangement do not go hand in hand with the political freedom. जो new administrative बनाया था, ये political freedom नहीं थी इसमें। इसमें क्या हुआ था आप समझना, सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, मतलब कोई भी चीज आप छापोगे, लिखोगे, वो नेपोलियन को पूछोगे। टैक्स बढ़ा रहा था, क्योंकि इसको पूरा यूरोप को ऑक्यूपाई करना था, इसलिए टैक्स बढ़ाना जरूरी था, तो वो अपने टेरिटरी में टैक्सेस बहुत बढ़ा रहा था। फोर्स कंसिस्टेंस इनटू द फ्रेंच आर्मी, मतलब घर में सोए हुए लोगों को उठा के लेके फ्रेंच आर्मी में भर रहा था, मतलब जबरदस्ती आर्मी में भरना चालू कर दिया था। जिसके चलते क्या था, जिसके चलते क्या था, जिसके चलते डेफिनेटली लोग नेपोलियन को लाइक नहीं कर रहे थे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग बाद में धीरे धीरे पता, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है कि कितना खतरनाक है।
क्योंकि इसका जो सपना था ना कि पूरा यूरोप को ऑक्यूपाई करना, इसलिए अपने आर्मी को इसको बढ़ाना था। ऑल सीम टू बी आउटवेज द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। इसने बहुत सारी चीजें ऐसे किया, इसीलिए इसको लोग लाइक वहां पे नहीं कर रहे थे। इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके।